और इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा दी गई। कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। कंगना ने खुद को धमकी दिए जाने का दावा किया था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा दी गई। और इसके बाद कंगना ने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह को शुक्रिया भी कहा। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कंगना को सुरक्षा देने की सिफारिश की गई थी। वाई श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं और ये जल्द ही सुरक्षा अब कंगना रनौत को दे दी जाएगी। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की कि कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा दी गई है। कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। कंगना ने खुद को धमकी दिए जाने का दावा किया था, जिसको लेकर याद होगा आपको ट्विटर पर भी एक तरीके से जंग छिड़ चुकी थी शिवसेना और कंगना के बीच। कंगना ने कहा कि वो उनको मुंबई आने से कोई रोक नहीं सकता है और ऐसे में उनको लगातार उन्होंने दावा किया कि धमकी मिल रही है, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा दी गई। इसके लिए उन्होंने ट्वीट करके अमित शाह को शुक्रिया भी कहा है। गृह मंत्रालय से सुरक्षा मिलने के बाद कंगना रनौत ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए ट्वीट किया और कंगना ने इस ट्वीट में लिखा कि यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं। वो चाहते तो हालात के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी है। जय हिंद। ये ट्वीट कंगना रनौत की तरफ से किया गया, जिसमें अमित शाह को धन्यवाद कंगना की तरफ से कहा गया। हमारे साथ अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, यानी कंगना अब इस सुरक्षा को स्वीकार भी करेंगी और ट्वीट करके उन्होंने इसका आभार भी जता दिया। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है, किसी भी शख्स को वाई कैटेगरी की जब सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है तो एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होगा और उन्होंने ये ट्वीट करके धन्यवाद जताया है। जिसके बाद अब जब वो मुंबई पहुंचेंगी, 9 सितंबर को जब वो मुंबई पहुंचेंगी तो केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की सुरक्षा व्यवस्था है वो उनके साथ होगी और कुल मिलाकर 11 सुरक्षाकर्मी होंगे। लेकिन ये एक साथ नहीं होंगे, एक एक शिफ्ट में होंगे। 4 सुरक्षाकर्मी एक वक्त और उसके बाद 4 सुरक्षाकर्मी एक वक्त। इसके अलावा एक कमांडो भी उनके साथ तैनात रहेगा और इसके अलावा जिस किसी जगह भी वो मूवमेंट करेंगी, एक पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ तैनात रहेगा। तो ये कुछ मापदंड होते हैं वाई श्रेणी सुरक्षा व्यवस्था के, वो यहाँ पर उनके साथ लागू किए जाएंगे। और पिछले कई दिनों से जो बयानबाजी का दौर था, जिसके बाद थ्रेट परसेप्शन एक टेक्निकल वर्ड होता है, इसका मतलब कि किस आदमी को कितना खतरा हो सकता है, उस हिसाब से उसके आधार पर राज्य सरकार ने आकलन किया। उसने केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी, जिसके बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया। बहुत ज़रूरी इसमें एक चीज़ और है कि कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी, उनके मुख्यमंत्री की ओर से भी ये बयान आया था कि कंगना को हम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाएंगे, चाहे वो हिमाचल में हो या हिमाचल से बाहर। तो उसके बाद के कदम के तौर पर ये पूरी की पूरी ये प्रक्रिया इसको देखी जा रही है। बिल्कुल अमित, रहिए आप हमारे साथ। वही कंगना मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने एक नया ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट में राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोग शिवसेना पर महिलाओं का अपमान करने की गलत खबरें फैलाकर उनकी पार्टी को बदनाम करने में लगे हैं। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी। तो ये ट्वीट संजय राउत का सामने आया, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी पार्टी को दरअसल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि उनकी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, जिस पर ट्वीट किया संजय राउत ने और यह कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी। वहीं कंगना रनौत को सुरक्षा मिलने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवसेना हिंदुत्व के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के विचारों पर चलती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान सिखाया, पर कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिलाओं का अपमान किया। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने मुंबा देवी की नगरी मुंबई का अपमान किया है, शिवसेना उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। जो शिवसेना सुप्रीमो ने हमें सिखाया, उसी तरह नारी सम्मान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो ये ट्वीट संजय राउत का सामने आया कंगना रनौत को सिक्योरिटी मिलने के बाद। इससे पहले कंगना रनौत ने कल संजय राउत पर पलटवार करते हुए कहा था कि वो 9 सितंबर को मुंबई आएंगी और जिसको रोकना है वो उन्हें रोक कर दिखाए। तो ये बयान कंगना का सामने आया था। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं।
आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उधर सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। फॉरेंसिक टीम में मौजूद एम्स के डॉक्टरों के बोर्ड ने कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्यों नहीं सुशांत की मौत को हत्या माना जाए। बोर्ड ने सवाल उठाया कि खुदकुशी में गले पर ऊपर की तरफ निशान होते हैं, लेकिन सुशांत के गले पर ये निशान नीचे थे, तो आखिरकार इसको किस तरीके से आपने सुसाइड माना, जरा ये क्लियर करें। और ये सवाल एम्स के डॉक्टर अब उठा रहे हैं कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्या पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद सारी चीजें इस पोस्टमार्टम में जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट में बोर्ड ने यह सवाल उठाया कि खुदकुशी में गले पर जो निशान होता है वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन सुशांत के गले पर ये निशान नीचे की तरफ थे। तो ये अब एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं। एम्स डॉक्टरों की सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद कंगना रनौत ने भी मामले को सुसाइड बताने वाले लोगों पर निशाना साधा है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा कि एम्स की मेडिकल टीम ने सुसाइड की संभावनाओं को खारिज कर दिया। बहुत संभावना है कि गला दबाकर हत्या हुई हो। डिप्रेशन गैंग कहां है? अगर डिप्रेशन डायबिटीज और कैंसर जैसा है तो हम डायबिटीज और कैंसर के मरीजों पर सुसाइड का आरोप क्यों नहीं लगाते हैं? तो कंगना रनौत का ये ट्वीट सामने आया है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यानी अरुण, अब सवाल पहले भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर खड़े हो रहे थे और अब जो एम्स के डॉक्टर हैं वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे कूपर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो इसको सुसाइड मान रहे हैं। देखिए, एम्स देश का बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है अगर मेडिकल के क्षेत्र की बात करें, और अगर 3 डॉक्टरों ने सवाल उठाए हैं, मेडिकल डॉक्टरों ने सवाल उठाए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों की रिपोर्ट पर, तो ये बड़ा अहम सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि अगर कोई फांसी का फंदा लगाता है, पंखे से लटकता है, तो जो मार्क्स होते हैं वो ऊपर होते हैं गर्दन में, लेकिन यहाँ पर मार्क्स नीचे थे। और यही सवाल पूछा है एम्स के डॉक्टरों ने कि आखिर आपने इसको सुसाइड कैसे घोषित कर दिया? क्या आपको फाउल प्ले नहीं लगा? यहाँ पर मार्क्स देख करके आपको ये एहसास होना चाहिए था कि अगर कोई व्यक्ति पंखे से लटकेगा, उसका पूरा वजन अगर किसी रस्सी या किसी कपड़े पर पड़ेगा तो वो जो कपड़ा होता है वो सबसे ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ नहीं होता है, और निशान नीचे की तरफ था। तो ये 5 डॉक्टरों की टीम से सवाल पूछा है एम्स के डॉक्टरों ने। सीबीआई भी निश्चित रूप से इस पर ध्यान देगी, और सीबीआई ने भी सवाल जवाब किए थे कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से। तो एक बड़ी और अहम ये एक सबूत को नेग्लेक्ट किया, जानबूझ करके किया गया, क्योंकि शुरुआत में जो जांच थी वो मुंबई पुलिस के पास थी लगभग 60-65 दिन सीबीआई के टेक ओवर करने से पहले। तो क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? क्या इसके पीछे भी इस मामले को निपटाने का कोई नजरिया था? इन सब बातों पर जो एम्स के डॉक्टर हैं उनके सवाल संदेह खड़ा करते हैं, और इसका जवाब कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों को देना होगा। बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। सुशांत सिंह की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने भी एम्स डॉक्टरों के बोर्ड का समर्थन किया और ट्विटर पर लिखा कि सच्चाई को लंबे वक्त तक छिपाया नहीं जा सकता है। इस बात का जिक्र ट्विटर के माध्यम से
सुशांत की बहन जो है श्वेता कीर्ति सिंह, उन्होंने अब एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि जिस तरीके से सच्चाई है, सच्चाई को लंबे वक्त तक छिपाया नहीं जा सकता है। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ जारी है। लगातार दूसरे दिन एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है और इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से कल करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल की। एनसीबी आज रिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी कर सकती है। बहुत हद तक यह मुमकिन है। सूत्रों के मुताबिक कल पूछताछ के दौरान जब शौविक और रिया को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने की कोशिश की गई, तब दोनों की एक दूसरे को देखकर दोनों रोने लग गए थे, जिसके बाद दोनों को फिर अलग कर पूछताछ की गई थी। लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से और सवालों के सही ढंग से जवाब ना देने की वजह से एक बार फिर से रिया को आज बुलाया गया। रिया इस वक्त एनसीबी दफ्तर में मौजूद है। उनसे पूछताछ का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। कई सवाल उनके सामने रखे जाएंगे एक के बाद एक, क्योंकि शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने खुलकर रिया का नाम लिया है और ऐसे में रिया पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। संकट ऐसा कि उनकी आज गिरफ्तारी हो सकती है अगर वो सवालों के सही जवाब नहीं देती। पहली बात तो ये कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए उसमें भी रिया का जिक्र, और जो बयान सामने आ रहे हैं चाहे वो शौविक, सैमुअल मिरांडा या दीपेश सावंत के हो, उसमें भी रिया का जिक्र है। यानी दोनों ही तरफ से रिया घिरती नजर आ रही है। सभी ने रिया का नाम लिया है और इसलिए गिरफ्तारी की तलवार रिया पर लटक रही है। साथ ही साथ ये भी जानकारी कि रिया आज ही गिरफ्तार हो सकती हैं क्योंकि सवालों से भी बच रही हैं। अरुण, इस बात की कितनी संभावना, क्योंकि आप सुबह से वहां पर हैं और पूरी खबर को आप कवर कर रहे हैं, कि कैसे सवाल रिया के सामने रखे गए, कल क्या क्या हुआ और आज की पूछताछ के बाद इन सब पैरामीटर्स को देखने के बाद आज कितनी संभावना दिख रही है कि रिया गिरफ्तार हो सकती है? देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल भी उनसे पूछताछ की थी, लेकिन कल ज्यादा सवाल पूछ नहीं पाई थी क्योंकि शौविक को सामने लाते ही रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों रोने लगे थे और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी रिया चक्रवर्ती। कुछ देर लगा था उनको शांत करने में, उसके बाद अलग कमरे में उनसे पूछताछ हुई थी। 15 से 20 सवाल ही पूछे जा सके थे और ये सारे बेसिक सवाल थे, बासित को लेकर, ड्रग्स को लेकर, सुशांत सिंह के जीवन में उनके आने और ड्रग्स की एंट्री तक, या फिर गांजे को लेकर। आज जो सवाल हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन है। दीपेश सावंत की आप बात करिए, वासित की बात करिए, जैद की बात करिए, शौविक की बात करिए, इनके सामने बैठा के जो व्हाट्सएप चैट में नाम आए थे या व्हाट्सएप चैट में जो एक ड्रग चेन की बात हुई थी उस पर बातचीत की जाएगी, उस पर पूछताछ होगी। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, हमेशा से ये संभावना बनी हुई है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उन्हीं एविडेंस, उन्हीं व्हाट्सएप चैट के जरिए जो सूचना मिली थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, उसने माना था कि शौविक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो वो सारे सबूत उसके पास हैं और एनडीपीएस एक्ट में अगर आप किसी साजिश में शामिल होने का आप पर शक हो या बातचीत में शामिल हैं, बरामदगी ड्रग्स की नहीं हो तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है और इसलिए रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो भी सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आखिरी फैसला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं उनको करना है कि रिया किस तरह से सवालों का जवाब दे रही हैं और व्हाट्सएप चैट पर उनका जवाब क्या है। बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रिया से पूछताछ से जुड़ी हुई, रिया ने एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पूछताछ में धीरे धीरे अब सारी बात कबूलनी शुरू कर दी है। रिया चक्रवर्ती एनसीबी के कई सवालों के जवाब दे रही हैं, तो कई सवालों को वो टालने की भी कोशिश कर रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि कई सवालों के जवाब में रिया चक्रवर्ती उन्हें कुछ याद नहीं कहकर सवाल को टालने की कोशिश कर रही हैं और यह भी बताया जा रहा है कि कल की तरह रिया के कई जवाब से एनसीबी के अधिकारी आज भी संतुष्ट नहीं है और उनसे सच बोलने के लिए कह रहे हैं। यानी लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द सच बता दें, नहीं तो दिक्कतें आगे रिया के लिए बढ़ सकती हैं। सुशांत केस में न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर। एनसीबी से पूछताछ में रिया का कबूलनामा। ड्रग्स पर सवालों में फंस गई रिया चक्रवर्ती। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ में कई बातें कबूल की हैं। भाई शौविक चक्रवर्ती से आमना सामना कराने के बाद रिया कई बातों को मानने को मजबूर हो गई। सूत्रों के माने तो एनसीबी की कोशिश ड्रग्स की खरीद फरोख्त में रिया की मिली भगत के जो सुराग मिले हैं उसे साबित करने की कोशिश है। इसी सिलसिले में रिया से सबसे पहले ड्रग्स बेचने वाले बासित परिहार के बारे में सवाल किया गया। रिया से पूछा गया कि क्या वो बासित को जानती हैं। इस पर रिया ने जो जवाब दिया उससे न्यूज 18 की खबर पर लग गई मुहर। रिया ने कबूल किया कि वो बासित को जानती हैं।
इसके बाद एनसीबी ने पूछा कि क्या बासित रिया के घर आता जाता था। इसके जवाब में कुछ देर जब रिया चुप रही तो एनसीबी के अधिकारी शौविक की तरफ देखने लगे। शौविक का चेहरा देखने के बाद रिया ने अपनी जुबान खोल दी। रिया ने माना कि बासित उनके घर आता जाता है। इसके बाद पूछताछ करने वाले अधिकारियों ने रिया से 15 मार्च की व्हाट्सएप चैट पर पूछताछ शुरू की। एनसीबी के अधिकारियों ने पूछा कि क्या 15 मार्च को भाई शौविक से रिया ने व्हाट्सएप चैट की है। क्या वो व्हाट्सएप चैट ड्रग्स को लेकर की गई है। क्या 15 मार्च को भाई शौविक से रिया ने व्हाट्सएप चैट की है। बताया जा रहा है कि एनसीबी के अधिकारियों ने उस व्हाट्सएप चैट की झलक भी रिया को दिखाई। इसके बाद रिया ने माना कि 15 मार्च को शौविक से ड्रग्स को लेकर बात हुई। रिया ने कबूल किया कि शौविक बासित से ड्रग्स खरीदता है। हालांकि रिया ने इसका ठीकरा भी सुशांत सिंह राजपूत पर फोड़ने की कोशिश की। सूत्रों का दावा है कि रिया ने एनसीबी के अधिकारियों को बताया है कि शौविक ने सुशांत के कहने पर ड्रग्स खरीदी और इसकी जरूरत सुशांत को ही थी। यानी रिया ने कबूला कि शौविक के जरिए वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी। न्यूज 18 के पास रिया और शौविक के 15 मार्च की व्हाट्सएप चैट मौजूद है और इसी चैट की वजह से रिया एनसीबी की पूछताछ में फंसती नजर आ रही हैं। शौविक और बासित के रिश्ते पर रिया के कबूलनामे से रिया अब फंसती जा रही हैं। क्योंकि सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद कई ड्रग्स डीलरों पर शिकंजा कस चुका है और कई ड्रग्स डीलरों को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। इसीलिए रिया इसके मायने समझ रही हैं। गिरफ्तार ड्रग्स डीलरों में से कई ने शौविक के बारे में खुलासा किया है और कई ड्रग्स डीलर ये मान चुके हैं कि वो रिया को जानते हैं। इन्हीं खुलासों के बाद एनसीबी ने गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही कई इलाकों में छापेमारी भी की है। बासित और शौविक पर रिया के कबूलनामे के बाद एनसीबी ने सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को लेकर भी रिया से पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूछताछ करने वाले अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती के सामने 17 मार्च का भी जिक्र छेड़ दिया है। सूत्रों की माने तो 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने जैद के पास गया। रिया ने माना कि इस बात की उसे जानकारी है। यही नहीं, एनसीबी के सूत्रों ने यह भी माना कि कबूलनामे में इस बात का भी जिक्र है कि रिया और शौविक ड्रग्स डीलरों से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जैद, बासित और शौविक से कड़ियां जोड़ने के बाद जांच एजेंसी ने दीपेश सावंत से जुड़े सवाल भी रिया चक्रवर्ती से पूछे। रिया को भी इस बात का अंदाजा पहले से था कि सुशांत के स्टाफ दीपेश को लेकर भी उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। असल में दीपेश सावंत की रिमांड कॉपी में जांच एजेंसी ने जिन बातों का जिक्र किया है उसी से इसके संकेत मिलने लगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में दीपेश सावंत ये मान चुका है कि उसने कई बार चरस और गांजा खरीदा। जब एनसीबी के अधिकारियों ने कड़ी पूछताछ की तो दीपेश सावंत ने याद करके बताया कि उसने 5 बार चरस और गांजा खरीदा है। दीपेश का कबूलनामा भी रिया की मुसीबत बढ़ाने वाला है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक दीपेश सावंत ने पूछताछ में बताया कि रिया और शौविक के कहने पर दीपेश ड्रग्स खरीदने गया। 17 मार्च को उसके साथ ड्रग्स खरीदते वक्त सैमुअल मिरांडा को भी लगाया गया। दोनों ने 17 मार्च को बांद्रा से 5 ग्राम गांजा खरीदा। बांद्रा में जैद ने उसे शौविक के कहने पर गांजा दिया। दीपेश ने 17 मार्च के अलावा 17 अप्रैल के बारे में एनसीबी को जो कुछ बताया उससे भी रिया की मुसीबत बढ़नी तय है। बताया गया कि दीपेश ने माना कि 17 अप्रैल को रिया और शौविक के कहने पर वो कहजान नाम के ड्रग्स डीलर से मिला और 10 ग्राम गांजा खरीद कर घर लौटा। यही नहीं, 1 मई को शौविक ने व्हाट्सएप के जरिए दीपेश को एक और ड्रग्स डीलर से मिलने को कहा और उसका नंबर शेयर कर उसे गांजा खरीद कर लाने को कहा। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मामलों में रिया ने मान लिया है कि उसने ड्रग्स खरीद कर लाने को कहा, लेकिन रिया ये कबूल करने में आनाकानी करती रही कि वो खुद ड्रग्स लेती हैं। रिया की नानुकुर के बाद एनसीबी के अधिकारियों ने रिया से 2 मई और जून में खरीदी गई ड्रग्स का जिक्र किया। रिया को बताया गया कि दीपेश 2 मई को 50 ग्राम गांजा लेकर घर लौटा, जबकि जून के पहले हफ्ते में भी ऋषिकेश पवार के आदमी से 100 ग्राम गांजा लेकर आया। इन सब का हवाला देकर जांच टीम ने यह जानने की कोशिश की कि क्या रिया खुद भी ड्रग्स लेती हैं। इसके जवाब में रिया यही दोहराती रही कि वो कई बार बोल चुकी हैं कि उन्होंने खुद कभी ड्रग्स नहीं ली। ये सब उन्होंने सुशांत के कहने पर उसी के लिए किया। अब एनसीबी के अफसर रिया को बार बार सुशांत के उन स्टाफ का बयान बता रहे हैं जो ये कबूल कर चुके हैं कि सुशांत के घर में रहने वाले सभी लोग गांजा पीते थे।
और इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में सीबीआई अब हत्या के एंगल से जांच करेगी। 2 दिन पहले सीबीआई सुशांत की बहन मीतू सिंह के साथ उनके बांद्रा वाले घर पहुंची थी। वहां सीबीआई ने सीन रिक्रिएट किया था जिसमें उसे खुदकुशी जैसे कोई हालात नहीं दिखे। बड़ी खबर, खुदकुशी जैसे कोई हालात अभी तक सीबीआई को जांच में नहीं दिखे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को घर में किसी के जबरन घुसने के निशान नहीं मिले और इसलिए सीबीआई अब सुशांत केस की जांच हत्या के एंगल से करने वाली है। और हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं और अपडेट के साथ। यानी विवेक, जो रिक्रिएशन हुआ, क्योंकि एक बार होता है उसके बाद मीतू सिंह के साथ भी टीम पहुंचती है सीबीआई की और फिर से रिक्रिएशन होता है, जो कहीं ना कहीं इसी बात को दिखा रहा था कि सीबीआई तय कर रही है कि अभी ये कहीं से भी खुदकुशी नहीं लग रही और इस बात का ऐलान भी कर दिया गया। देखिए, इस पूरे मामले में सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से रिक्रिएशन किया गया है उसमें साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो फाउल प्ले के एंगल में है कि जिस तरीके से जो बॉडी मिली थी उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि इनकी हत्या की गई हो। यही वजह है कि इस पूरे मामले में नेपोटिज्म और साथ ही साथ जो दूसरे एंगल है उनकी भी जांच की जा रही है और इसी वजह से सीबीआई अब हर एंगल में जांच करना चाहती है कि जो सुशांत सिंह की मौत का मामले की जो सच्चाई है आखिरकार वो क्या है। तो अरुण, जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि अब खुदकुशी जैसे हालात सीबीआई को नहीं दिखे, रिक्रिएशन एक बार नहीं 2 बार की जानकारी आई कि सीबीआई की तरफ से की गई और उसके बाद जो हालात हैं वो खुदकुशी जैसे सीबीआई को नहीं दिख रहे हैं। देखिए, अगर खुदकुशी जैसे हालात दिखे होते तो 15 से ज्यादा दिन हो गया है जब सीबीआई ने डेरा डाला हुआ है यहाँ पर मुंबई में और लगातार वो इस केस के सारे पहलुओं की छानबीन कर रही है और जितने भी लोगों का नाम है सबसे पूछताछ कर रही है। अगर ये इतना आसान केस होता तो अब तक सीबीआई डिक्लेयर कर चुकी होती कि ये आत्महत्या का केस है। जाहिर सी बात है कि उसको संदेह है, शक है, फाउल प्ले का एक एंगल है, उसमें फोर्स एंट्री की कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन जिस तरह से एम्स के डॉक्टरों ने जो गर्दन पर मार्क है, एक निशान है जो नीचे की तरफ है जबकि उसको ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो संदेह तो है इस पर और इसीलिए इसको अभी ये हादसा है कि साजिश है, मौत है कि जो है स्वाभाविक मौत है, हत्या है या आत्महत्या है, इन सारे एंगल्स पे जांच कर रही है सीबीआई निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के को लेकर के भी ध्यान दे रही है क्योंकि नेपोटिज्म से लेकर के प्रेशर से लेकर के डिप्रेशन तक अगर ऐसा है तो इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है और सीबीआई इतना एक्सटेंसिव पूछताछ कर रही है। पिछले 15 दिन से ज्यादा डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हर दिन 7 से 10 के बीच में लोगों को बुलाया जाता है, उनसे घंटों पूछताछ होती है और वही काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी भी कर रहे हैं। तो अगर इतना आसान केस होता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का तो इतने दिन जांच में नहीं लगते। निश्चित रूप से शक है, संदेह है। बिल्कुल अरुण, बिल्कुल आपको मैं रोक रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच से जुड़ी हुई। सुशांत केस की जांच जब ड्रग्स से जुड़ने लगी तो सवालों के चक्रव्यूह में रिया चक्रवर्ती फंसती दिख रही हैं। एनसीबी के पास रिया के लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार है, लेकिन इन सवालों में से 15 तक पहुंचते ही रिया टूटने लगी। बताया जा रहा है जांच एजेंसी के सामने सवालों का जवाब देते देते रिया फूट फूट कर रो रही थी। ऐसे में जांच टीम को पूछताछ के दौरान अपनी योजना में बदलाव करना पड़ रहा है। पूछताछ के दौरान रिया का भाई शौविक और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सामना कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रिया से मुंबई एनसीबी के चीफ समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा पूछताछ कर रहे हैं। 4 अफसरों की इस टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल है। सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, सुशांत केस में रिया से पूछताछ जारी। भाई शौविक के सामने बिठाकर रिया से पूछताछ। रिया, शौविक और सैमुअल मिरांडा से एक साथ पूछताछ। और इस पूछताछ के लिए एनसीबी के पुख्ता तैयारी नजर आने लगी है। रिया के लिए 50 सवालों की जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें सुशांत और ड्रग्स से जुड़े कई सवाल हैं। एनसीबी की कोशिश ये जानने की है कि रिया नारकोटिक ड्रग्स लेती हैं या नहीं, रिया ने सीधे ड्रग्स खरीदी है या नहीं, क्या उन्होंने ड्रग्स को कहीं ट्रांसपोर्ट कराया है। सवालों के ताने बाने की वजह यह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को रिया के घर से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है। यही कोशिश की जा रही है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये सारी बातें रिया के बयान में निकलवाएं।
सूत्रों का दावा है कि रिया ज्यादातर सवालों के जवाब में अटक रही हैं और रिया जितनी बार जवाब में अटकती हैं, जांच एजेंसी का शक और गहरा जाता है और सवालों की लिस्ट में नए सवाल जुड़ते जा रहे हैं। एनसीबी का मानना है कि सच बोलने में सवालों के जवाब में अटकने की नौबत नहीं आती, लेकिन जब कोई कुछ छुपाने की कोशिश करता है तो अटकना स्वाभाविक है। इसीलिए जब कुछ सवालों से साफ न होने के बाद रिया रोने लगी तो भी जांच एजेंसी का रुख नरम नहीं पड़ा। माना गया कि रिया ने जब रोना धोना शुरू किया तो पूछताछ से जुड़े 3 अफसर वहां से बाहर चले गए और बाकी सवालों का जवाब लेने के लिए केवल एक महिला अफसर को कुछ देर के लिए रिया के पास अकेला छोड़ दिया गया। महिला अफसर ने रिया के सामने एक एक कर सवाल रखने शुरू किए। रिया से पूछा गया कि क्या आप ड्रग्स खरीदती हैं? क्या ड्रग्स बेचकर आपने कभी पैसे कमाए? आपने जब भी ड्रग्स मंगवाए उसका मकसद क्या था? आपने खुद के लिए ड्रग्स मंगवाए या किसी और को देने के लिए? क्या आप घर में भी ड्रग्स रखती हैं? रिया चक्रवर्ती को कल दोबारा इंटरोगेशन और स्टेटमेंट कंटिन्यू करने के लिए दोबारा बुलाया गया था। ड्रग्स को लेकर रिया से जुड़े कुछ सतही सवाल पूछने के बाद कुछ सवाल भी इसी मामले में सुशांत से जुड़े भी पूछे जा रहे हैं। एनसीबी के अधिकारियों ने रिया से पूछा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे? आपने उन्हें पहली बार ड्रग्स लेते कब देखा? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप क्यों अपने भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे? कौन है जिसके जरिए सुशांत ड्रग्स मंगवाते थे? सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं? लेकिन सवालों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो रही। इस वक्त ये खबर भी आ रही है कि एनसीबी ने रिया को उनके व्हाट्सएप चैट भी दिखाए। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट की कॉपी देखकर रिया बिल्कुल भी नहीं चौंकी। शायद उन्हें इस बात का एहसास पहले से ही था कि जांच एजेंसी के पास वो सारे चैट मौजूद हैं जो उन्होंने अपने फोन से डिलीट कर दिए थे। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया से पूछा गया कि जो आपकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है वो क्या आपने खुद की थी? अगर हाँ तो किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट की थी? आपके मोबाइल व्हाट्सएप चैट सबूत है तो आप न केवल ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रही थी बल्कि खुद ड्रग्स का सेवन भी कर रही थी। इसके बाद रिया से कुछ खास बिंदुओं पर सवाल पूछे जा रहे हैं। रिया से पूछा जा रहा है कि ड्रग्स के लिए पैसों का भुगतान कौन और कैसे करता था? 15 मार्च को शौविक के साथ की बातचीत में आप किस तरह के बट की मांग कर रही थी? आपने जीवन में पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स का सेवन किया था? आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था या आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेना शुरू किया था? माना जा रहा है कि इन सवालों के कुछ जवाब ऐसे आ रहे हैं जिसके बाद रिया की गिरफ्तारी तय हो सकती है। जस्टिफिकेशन जो भी उनको कन्फ्रंटेशन करना होगा, बाकी सारे एविडेंस और बाकी सारे मटेरियल से, अगर वो कन्फ्रंटेशन में वो उनके जवाब जो ठीक अगर नहीं निकले तो आई एम श्योर उसमें वो अरेस्ट भी हो सकती हैं। जैसे हम देख रहे हैं जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं वो सारे लोग ऐसे ही थे जो घर से किसी तरीके से जुड़े हुए थे, और अगर घर से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और अरेस्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर कॉन्स्पिरेसी है इंड्यूसमेंट ऑफ ड्रग्स तो काफ़ी एक केस, हमारे केस में भी काफ़ी एक वो स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है जिसकी वजह से हो सकता है शायद वो भी अरेस्ट हो। सुशांत से जुड़े इन सवालों के बाद एनसीबी शौविक और मिरांडा के साथ रिया को बिठाकर भी कुछ सवाल पूछ रही है। रिया से पूछा जा रहा है कि जिस तरह आपका भाई शौविक कमाई के लिए ड्रग्स को आगे सप्लाई कर रहा था, क्या उसी तरह आप भी ड्रग्स के जरिए पैसे कमा रही थी? फिल्म उद्योग में वो कौन कौन लोग हैं जो पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करते हैं? आपके भाई ने कई लोगों के नाम बताए, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आपने अपने भाई शौविक के जरिए कौन कौन सी ड्रग्स कितनी बार मंगवाई है? सैमुअल मिरांडा के जरिए क्या आपने कभी सीधे ड्रग्स मंगवाई? क्या आप हमेशा शौविक के जरिए ही ड्रग्स मंगवाती थी? क्या आपने कभी दीपेश से भी ड्रग्स मंगवाई है? इन सब के अलावा रिया से उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी पूछी जा रही है। सूत्र के मुताबिक एनसीबी ने रिया से पूछा कि क्या वो कोई दवा लेती है? अगर रिया कोई दवा लेती है तो वो कौन सी दवा है? रिया क्या ये दवा डॉक्टर की सलाह पर लेती है या खुद ही लेती है? रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी को इतने सबूत मिल चुके हैं जो रिया को सजा दिलाने के लिए अहम साबित हो सकते हैं। एनसीबी ने ईडी की रिक्वेस्ट पर जब से ड्रग्स मामले की जांच शुरू की तब से कई ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हुए हैं। 2 ड्रग पेडलर के पास से 100 ग्राम से ज्यादा ड्रग्स भी बरामद हुआ। ड्रग्स पेडलिंग के आरोप में गिरफ्तार जैद, बासित सहित कई ड्रग्स बेचने वालों से रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का कनेक्शन सामने आ चुका है और रिया के ऐसे चैट भी हैं जो साबित करने के लिए काफी हैं कि रिया भी ड्रग्स के धंधे से जुड़ी है। रिया के खिलाफ इन सबूतों के साथ साथ कई अहम गवाही भी सामने आ चुकी है। ड्रग्स को लेकर रिया के बड़े झूठ का पर्दाफाश हो गया है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन के चश्मदीदों ने उनका सच सामने लाकर रख दिया है। रिया के दोस्तों ने रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा दावा किया है।
रिया के दोस्तों ने गवाही दी है कि रिया न सिर्फ ड्रग्स लेती थी बल्कि उसकी खरीद फरोख्त से भी जुड़ी थी। रिया के ड्रग्स कनेक्शन में सबसे पहली चैट जो एनसीबी को मिली वो 2017 की थी। ये चैट रिया और गौरव आर्या के बीच में हुई थी। तभी से ये आरोप लग रहे थे कि रिया ड्रग्स लेती हैं। उसके बाद 2019 और 2020 के चैट सामने आए जिसमें जया शाह, श्रुति मोदी, आयुष, शौविक, सैमुअल मिरेंडा और सिद्धार्थ पिठानी का नाम सामने आया है। गौरव आर्या उन आरोपियों में से एक हैं जिन्होंने रिया के साथ ड्रग्स के बारे में व्हाट्सएप चैट की थी। साल 2017 में हुई चैट में रिया और गौरव के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। ये चैट ईडी ने रिकवर की थी और अब ये एनसीबी के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। हालांकि गौरव आर्या इस चैट से इनकार कर चुके हैं। मैं ट्वीट किया था लास्ट 2017 में मेरा कांटेक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? मैं कभी नहीं मिला था। रिया के खिलाफ सिर्फ यही एक सबूत नहीं है, ऐसी भी कई चैट्स रिकवर की गई हैं जिनसे शक पुख्ता होता है कि सुशांत को भी रिया ड्रग्स दे रही थी। ये बातचीत इसी साल 3 मार्च की है। इसमें रिया चक्रवर्ती शौविक से कह रही हैं कि हाँ बताओ। इसके बाद रिया लिखती हैं कि वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। इसके जवाब में शौविक लिखता है क्या उसे बट भी चाहिए। रिया जवाब देती हैं कि हाँ बट भी चाहिए। इसके बाद शौविक लिखता है ओके तो फिर हमें 5 ग्राम बट चाहिए। इसके बाद एक और मैसेज में शौविक इसे और साफ करते हुए लिखता है मतलब 20 डूब यानी ड्रग्स लेने वालों की भाषा में सिगरेट। जाहिर है इस बातचीत में ड्रग्स का एक गिरोह नजर आता है और यह भी साफ होता है कि इस दलदल में रिया का भाई शामिल था। लेकिन ये सब अभी आरोप ही हैं। लेकिन रिया की करीबी श्रुति मोदी का बयान भी रिया के लिए मुश्किल बन गया है। सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी ने दावा किया है कि ड्रग्स से रिया का रिश्ता पुराना था। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक श्रुति मोदी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के बारे में कहा कि वो दोनों ड्रग्स लेते हैं। यह बयान उन्होंने सीबीआई के सामने पूछताछ के दौरान दिया है। श्रुति मोदी ने यह भी दावा किया है कि रिया और शौविक के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती जानते हैं कि उनके दोनों बच्चे ड्रग्स से जुड़े हुए हैं। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ये दावा पहले ही कर चुके हैं। पिता होने के नाते उनको पता होता है कि उनका बेटा क्या कर रहा है और ऐसा नहीं है कि उनकी बहनें कभी नहीं मिली, वो भी मिलती थी, तो डेफिनेटली उनकी जानकारी में होगा ये। और ये कहना गलत होगा कि उनको नहीं पता था। और जहाँ तक रिया और उनके ब्रदर का सवाल है, वो भी डेफिनेटली पार्टी में पार्ट होती थी। रिया के खिलाफ एक और अहम गवाही सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने भी दी है। सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के सामने ये गवाही दे चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती का संबंध ड्रग तस्करों से है। वो शौविक के जरिए सुशांत के स्टाफ में काम करने वाले दीपेश, नीरज और केशव के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। अब दीपेश सावंत ने भी यह कबूल कर लिया है कि सुशांत के घर और उनके फार्म हाउस में ड्रग्स की पार्टियां होती थी। ये सारी गवाहियां रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत भारी पड़ने वाली हैं। इन सब गवाहियों के अलावा एनसीबी को ड्रग्स कनेक्शन का पूरा रैकेट भी मिल गया है जिसके तार रिया चक्रवर्ती से जुड़ रहे हैं। एनसीबी सूत्रों का दावा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स देने के लिए अपने भाई शौविक से डिमांड करती थी। इसके बाद शौविक चक्रवर्ती रेस्टोरेंट चलाने वाले ड्रग्स डीलर जैद विलात्रा से संपर्क करता था और उसे ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए कहता था। शौविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर भी दिया था और जैद को फोन करवाया था। जैद का सीधा संबंध बासित परिहार से था। बासित का ही दोस्त कैजान इब्राहिम है जो बांद्रा के रेस्टोरेंट में काम करता था। ड्रग्स की पेडलिंग के आरोपियों में से भी ये लोग रिया और उनके भाई शौविक के खिलाफ बयान दर्ज करा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जैद ने एनसीबी के सामने कबूल किया है कि जुलाई के अंत में भी उसने मिरांडा को ड्रग्स बेची थी। इस ड्रग्स के पैसे शौविक चक्रवर्ती ने दिए। जैद ने कहा है कि ड्रग्स के लिए शौविक ने कैश पेमेंट किया। इसके साथ ही उसने यह भी बताया कि सैमुअल ने मार्च में गोवा जाने के लिए कहा था।
गोवा से बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट लाने का प्लान भी था। इस गवाही से साफ है कि रिया का भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा ड्रग्स के धंधे से गहरे तक जुड़े थे और रिया भी इस खेल में राजदार थी। बासित परिहार ने भी इस केस में अहम गवाही दी है। बासित परिहार ने एनसीबी की पूछताछ में शोविक के साथ ड्रग्स की खरीद फरोख्त की बात कबूल कर ली है। उसने भी माना है कि सुशांत का स्टाफ ही सुशांत के घर ड्रग्स लेकर जाता था। ये सारी वो अहम गवाहियां हैं जो भाई बहन के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गई हैं। न्यूज 18 इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में संदीप सिंह ने दुबई जाने के सवाल पर सफाई में क्या कहा, सुनाते हैं आपको। सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया कि आप बार बार दुबई क्यों जाते हैं। वो कह रहे हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी एक रिस्पेक्टेड और एक इंस्पायरिंग लीडर है। उन्होंने अगर लिखा है तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, ठीक है। तो अगर वो बोल रहे हैं जांच होनी चाहिए, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि हर चीज की जांच होनी चाहिए। मैं तो अपना बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट और ये सारी चीजें लेके बैठा हूं, जिसको जांच करना है करो। मैं दुबई वैसे ही गया हूं जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं, घूमने फिरने, खाने पीने, देखने, क्योंकि यहां से सिर्फ 2 घंटा और वीजा में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब क्यों गया हूं? अगर जांच अधिकारी को जांच करनी है तो प्लीज जांच करें, मैं बिल्कुल ओपन हूं, किसी भी जांच के लिए मैं बिल्कुल ओपन हूं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी कुछ गलत नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कि अगर संदीप दुबई जाते हैं तो सुशांत की मौत आपको क्या लगती है? आत्महत्या या फिर ये मर्डर है? ये सवाल का जवाब गायत्री जी आप, मैं, पूरा देश, सीबीआई यही जांच के लिए रुका हुआ है। हाँ, और हमने सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा भरोसा करके परिवार कह रहा है ऑर्डर कर दिया। ये आत्महत्या नहीं हो सकती। सुशांत की एक फ्रेंड है स्मिता पारिक, वो भी कहते हैं कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता, और आप तो कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा करीब रहे हैं सुशांत के, आपने उनको अच्छे से समझा है। आपको क्या लगता है कि ये सुशांत इस तरह का कदम उठा सकते हैं? सुशांत जैसा इंसान ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते, ये बात मैंने पहले भी कहा है। कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता। इतना सक्सेस, इतना नाम, इतना टैलेंट, तो लगता है कि हत्या हुई है खुशमिजाज, सुशांत की? अच्छा खाने वाला, अच्छा म्यूजिक सुनने वाला, मैं ये नहीं कह सकता हूं इस वक्त। मैं और आप और पूरा देश इसी बात का तो इंतजार कर रहा है कि हुआ क्या था, हुआ क्या है, ऐसा क्या सिचुएशन है कि ये घड़ी हम सबको देखना पड़ रहा है। स्मिता पारिक जो दोस्त हैं वो भी तो यही सवाल कर रही हैं, सब यही सवाल कर रहा है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। नहीं तो चाहे वो नीलूपाल हो क्योंकि या परिवार का आरोप है, परिवार ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, वो हत्या है। आपको क्या लगता है? क्योंकि आप कह भी रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते। मुझे कि सुशांत कोई नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए ऐसा कदम, किसी को नहीं उठाना चाहिए। और जो अधिकारी लोग जांच कर रहे हैं सीबीआई से, वो लोग पता करके हमें सब सच बताएंगे, बस हमें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। आज देखिए देश के सब लोग लगे हुए इस बात पे कि क्या बात है, क्या सच्चाई है, सबको सच जानना है। और वही एफआईआर पटना में दर्ज हुआ है, वही हम लोगों ने हाथ जोड़ के विनती की कि सीबीआई इंक्वायरी हो, और सुप्रीम कोर्ट ने देश का साथ देते हुए ये ऑर्डर दिया, और दिल्ली से टीम आई और दिन रात लगी हुई है, वो पूछताछ कर रही है हर एक लोगों से डिटेल में, बहुत अच्छे से। डिश का स्वाद